चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने लॉरेंस फोर्स के बाद का जो पॉइंट है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यानी टर्म्स हैं एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी, मोमेंटम कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यस यू हैव हर्ड करेक्ट, मोमेंटम कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो हम ये सारी चीजें एक एक करके उठाएंगे और एक अप्रोच बिल्ड करेंगे कि किस तरह से ये डिराइव होगा. ठीक है, कुछ डिराइव करेंगे, कुछ डायरेक्ट लिखेंगे रिजल्ट. ठीक है, कर सकते हैं, देखिए हर चीज का डेरिवेशन है, बट वही है कि अपने को देखना पड़ेगा किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है. ठीक है, मैंने हर चैप्टर को कई छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके उसके वीडियोस बनाने हैं, यही मेरा कंसर्न है. बट कुछ चैप्टर्स ऐसे नहीं हैं जिनको छोटे छोटे ब्रेक किया जाए. ठीक है, जैसे थ्योरेटिकल चैप्टर्स, इस तरह के चैप्टर्स. चलिए, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो बात करेंगे वो है एनर्जी डेंसिटी. इससे पहले अपने बात कर चुके हैं लॉरेंस फोर्स के बारे में, और लॉरेंस फोर्स में अपने ये डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेव वेलोसिटी. ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं लॉरेंस फोर्स के अंदर, क्वेश्चन भी सॉल्व किया अपन ने, और ये डिस्कस किया कि कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपोगेशन यानी जहां एनर्जी भाग रही है वो आपस में डायरेक्शन वाइज कोरिलेटेड है. ये हमने लॉरेंस फोर्स के थ्रू देखा. और लास्ट में जो इन्फर करना था, एट द एंड यू हैव टू टेक दिस टू योर होम, बीइंग सिटिंग एट होम. ठीक है, वाह. तो ये ई, बी और वी, E क्रॉस B will give you V. ठीक है, B क्रॉस V will give you E. वैसे ही V क्रॉस E will give you B. ये साइकिल में वो IJ के जैसा ही. ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स से ये निकाला था. अब चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म में. तो सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ उठाएंगे वो है एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी के को हम डिनोट करेंगे U से. हम जिस क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हैं वो U नहीं है, वो इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी नहीं है, वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, सो दैट वी कैन मेमोराइज इट एंड कीप दैट फॉर्मूला विद अस व्हेनेवर वी वांट टू यूज इट. क्वेश्चन में वही देगा, तो वो सब जुगाड़ बिठाने का तरीका अपने को लेना है. तो अब यू इंस्टेंटेनियस क्या है पहले तो वही लिख लें, फिर जाएंगे यू एवरेज पे, है ना. चलिए, तो डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं. डेरिवेशन में मतलब इसको मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं कहना चाह रहा क्योंकि ये कोई एनसीईआरटी में सेग्रीगेटेड टॉपिक नहीं है. वर्ड्स में लिखते हैं वो, वैसा पॉइंट है, बट किसी ने पूछ लिया तो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चलता. पहला एक बेसिक मतलब, जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है कि बोर्ड देना है, इंटरेस्ट पॉइंट ज्यादा है, नीट है, जेई है, मेंस एडवांस. एट द एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. ट्राई एंड लर्न कि आपके आसपास है ये नहीं है या नहीं ये सब. ठीक है, हर चीज कोरिलेट नहीं होगी. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में तार थोड़ी पकड़ लेंगे जाके कि हाँ झंझनाहट फील हुई तो हाँ भैया करंट होता है, और ज्यादा इंटेंसिटी दिया तो ठीक है वोल्टेज देखने के लिए दो बैटरी के पर टर्मिनल पे जाके चिपक गए, मतलब ठीक है. तो ये सब नहीं करने बैठ जाएंगे ना भाई. तो कुछ कुछ चीजें एनालाइज करेंगे तो दिमाग उस तरह सोचने लगेगा और क्वेश्चंस का इंटरप्रिटेशन बेटर हो जाएगा. ठीक है, तो अब किसी डेरिवेशन को हर बार याद करने नहीं बैठ सकते हैं. तो एक तरीका होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो है B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री का होता है. ठीक है, अब ये इनकी इक्वेशन है, इसी को बेसिस लेके चल रहे हैं साइन ओमेगा टी को, इसलिए इसको भी ऐसे लिखा. हाँ, फेज डिफरेंस 0 होता है, बट दोनों की वैल्यू सेम हो ये कोई नहीं कह रहा है. ठीक है, इसीलिए इनकी पीक वैल्यूज आप ध्यान दीजिएगा अलग है. सेम भी हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं, अरे कभी नहीं सेम हो सकती. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी लार्ज. वी नो रिलेशन ऑलरेडी भाई, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ये रिलेशन अपने पास पहले से है कि E इज इक्वल टू बी टाइम्स सी होता है. ठीक है, लगाना पड़ेगा नहीं तो लोग बड़े वाले हैं. तो E इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है. अच्छा, इसमें E क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है. ये आपका दो चीजों पे होता है, ये आपका RMS एंड पीक वैल्यू. ठीक है, ये रिलेशन एस्टैब्लिश. चलिए अभी आते हैं इस पे. तो रिजल्ट बेस्ड है, मतलब ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ना जिनका पुराने चैप्टर से काफी कनेक्शन है. ये हैं ही ऐसे
जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत कुछ पढ़ के आए हैं तब इस पॉइंट पे आए। सबसे पहले हम यू लिखेंगे, व्हाट इज यू? इंस्टेंटेनियस जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है, पहले अपन उसको लिखते हैं। चलिए, तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी क्या है उसको लिख रहा हूं मैं, 1/2 याद मतलब ध्यान दीजिएगा रिजल्ट के ऊपर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। परमेबिलिटी, परमिटिविटी, ये रहा परमिएबिलिटी, वो रहा परमिटिविटी। ये है इंस्टेंटेनियस मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये और ये, अच्छा इस तरह से क्यों लिखा, इस तरह से क्यों लिखा? थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की ना भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड अ वेव प्रोपोगेटिंग ऑल बीइंग इन म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो आपका तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहना है, ठीक है, उसको यूज कर, मतलब वो यहां यूज नहीं हो रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बट ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से ही बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एनर्जी दोनों हिस्सों में होगी, दोनों तरीके से उसके पास होगी। अब इसमें ये जो E और B है ये क्या है, व्हाट इज दिस? E और B क्या है? तो E और B यहां पर है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी अपने पास जो फंक्शन है ऊपर ये वाला, ठीक है, ये दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों E और B के, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज तो हैं, इनको उठा के पुट कर देते हैं, और जब पुट करेंगे थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन बनेगा, मैं लिख रहा हूं, फिर बाद में पीछे का जो पोर्शन है उस पर ध्यान देना। तो एप्सिलॉन नॉट जो ऊपर है उसको पुट कर रहा हूं मैं, इसमें और कुछ नहीं। तो ये है ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है डेवलप हो गया, दिस एक्सप्रेशन हैज बीन डेवलप्ड नाउ। अच्छा, अब इसमें ये जो फैक्टर है ये आप इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको मतलब एनसर्कल कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है ये तो कांस्टेंट है, और यहां ये जो पोर्शन है ये भी कांस्टेंट है। ठीक, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे? ये फंक्शन से, साइन स्क्वायर ओमेगा टी फंक्शन से। ठीक है, अपने चाहें तो उसको बाहर निकाल सकते हैं सीधा सीधा, बट उसको ऐसे साथ में लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी वही तो चीज है जो मतलब हमने लिख रखी है इस तरह। चलिए, अच्छा, अब ये जो पूरी क्वांटिटी लिखी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बाद, मतलब मैं जैसे जैसे मान लीजिए कि ये जो पूरी एनर्जी है, यहां पे जो पूरी एनर्जी है, इसमें मैं ऐसे एक मग लूं और उस मग में से ये एनर्जी हाइपोथेटिकली पानी की तरह ऐसे उठाऊं और उसको देखूं, तो इसमें क्या होगा? अरे पानी नहीं है बे, एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी दोनों के फॉर्म में है, तो इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा बार बार। ठीक, अब अपने को तो इंस्टेंटेनियस थोड़ी चाहिए, अपने को क्या चाहिए भाई? एवरेज चाहिए। तो एवरेज कैसे निकालते हैं देखना। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है? व्हाट इज यू एवरेज? नीला रंग मजा नहीं आ रहा। ठीक है, व्हाट इज यू एवरेज? किसी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपल, सबसे पहले उसका इंस्टेंटेनियस उठाओ फंक्शन में। अब जिसके रिस्पेक्ट में एवरेज निकालना है, जैसे मुझे टाइम एवरेज चाहिए, तो मैं टाइम का एक छोटा सा हिस्सा dt लाके इस यू इंस्टेंटेनियस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा एक साइकिल के लिए। जनरली वी फाइंड एवरेज फॉर 1 साइकिल, दैट्स बेटर। इफ यू हैव, साइकिल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इफ यू हैव अ पीरियोडिक फंक्शन डेमोन्स्ट्रेटिंग योर फंक्शन, ठीक है, बीइंग योर फंक्शन, तो आप उस केस में एक साइकिल के लिए उसका एवरेज निकालेंगे, तभी मतलब है ना, जो चीज रिपीट हो रही है उसी का एवरेज निकालने का मतलब है। जो इधर उधर चेंज हो रहा है उसे एवरेज निकालने का क्या मतलब है? ठीक, तो अब अच्छा, ये पूरा खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी इसे किसको, मतलब इसको किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से। तो आपको नहीं लगता ये हम कई बार ऐसा कर चुके हो आप? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन, थर्मोडायनेमिक्स, कहीं पे भी आप जहां जहां ऑसिलेशन, वेव, ठीक है, जहां जहां आपने फंक्शन देखा या एवरेज निकालने की कोशिश की किसी भी तरह के फंक्शन से, यही अप्रोच था। ठीक है, अब वो यू और टी के बीच में क्या रिलेशन है वो एक अलग बात है। अच्छा, अब यहां पे ये मुझे चाहिए यू डी टी, नोटिस करो आप, ये तो एक पॉइंट हो गया कि चाहिए, चलिए एवरेज कैसे निकाला जाता है। अब दूसरा पॉइंट है शॉर्टकट का, उसको ध्यान से सुनना। अगर फंक्शन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विथ डी टी, और उसका इंटीग्रेशन 0 से t तक करें, ठीक है भैया, जे है फंक्शन sin square omega t minus kx into dt. Consider this fact: the function depends on time as well as position, but we are dealing with time as being a variable, so इसलिए हम उसी पे फोकस करेंगे, माइनस के एक्स सिर्फ उसके साथ चलता रहेगा। ठीक है, बिकॉज एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जो फिक्स पुट कर दी जाएगी और उसके बाद ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट रह जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन का क्या आंसर होता है? What is the answer for such kind of function?
kx तो कांस्टेंट है, वो तो फेज की तरह एक्ट करेगा, उसको छोड़ दे, अभी उसका कोई रोल ही नहीं है। तो मैं तो चाहूं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देखना आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी निकाल लो, या इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी टी निकालो, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। ये बात मैं क्लैरिटी के साथ बोल देता हूं पहले, ठीक है। चलो तो ये अब उसको दोबारा वही लिख दे रहा हूं मैं, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये मैथमेटिकली हम देख सकते हैं सब भाई, लेकिन क्यों उस पर टाइम वेस्ट करना है यार, चैप्टर के ऊपर फोकस छोड़ के मैथ्स खेलें, ठीक है, जरूरी है वो भी, लेकिन अभी नहीं। हर चीज का एक पॉइंट, मतलब हर चीज का एक आपका सही मोमेंट होता है करने का। तो यहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी टी लिया, इसका आंसर क्या होगा, जस्ट मेमोराइज दिस, ऑलवेज टी बाई टू। एक साइकिल, जो साइकिल यहां टी तक लिया, इसका आंसर क्या आएगा, टी बाई टू। वी कैन डू दिस, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। और कॉस टू थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक मिनट, मैंने कॉस 2 थीटा बोला ना हाफ एंगल में, फिर से बोलता हूं, मतलब मुझे लगा थीटा बोला, इसलिए सुनिएगा ध्यान से। कॉस 2 थीटा लिख देता हूं ना भाई, क्या इतना क्या, कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट है। इसी से साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में मैनेज कर लेते हैं और उसका आंसर निकाल लेते हैं। क्यों उतना टाइम पास करना, याद रख, इसी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं यूज किया है कि भरोसा रहे आपको कि सही पढ़ा रहा है मास्टर, पता है उसको क्या कर रहा है। तो ये टी बाई टू प्रोड्यूस करता है। अब फंक्शन साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर भी होता, तब भी आंसर क्या आता, वही सेम टी बाई टू आता। समझेगा इस बात को अपने, टी बाई टू, इसका आंसर क्या है, टी बाई टू। अच्छा, ये बात मैंने क्यों कही, दो बातें क्यों समझाई मैंने, ये और ये, क्योंकि इसी को यूज करके अब मैं एवरेज वैल्यू निकालने वाला हूं। ध्यान से सुनिए भाई, कैसे निकलेगा। तो अपन को चाहिए एवरेज। अच्छा, एवरेज का रिजल्ट क्या था, यू डी टी फ्रॉम 0 से t डिवाइड बाई टी। अच्छा जी, तो उसमें 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कॉमन लेके बाहर निकाल ले। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स मल्टीप्लाई इट विथ बाय डी टी, इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 से t, एंड एक बाहर t साथ में लगा देते हैं। यही चीज दूसरा जो फंक्शन है 1/2 म्यू नॉट नीचे लिखेंगे, ऊपर बी नॉट स्क्वायर, और एक t नीचे डिवाइड कर देते हैं। बाकी इंटीग्रेशन 0 से t, मैं दिख रहा है पूरा कि नहीं, कोई नहीं तो लिख रहे हैं, तो जो वहां पे था बस कंटिन्यू कर रहे हैं, और क्या। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी टी। और ये 0 से t उठाया अपन ने भाई, 0 से t दोनों, कांस्टेंट नहीं छेड़ने का। अच्छा, इस पूरे एक्सप्रेशन का, लाल रंग से उसको आइसोलेट करूंगा मैं, इस पूरे एक्सप्रेशन का और इस पूरे एक्सप्रेशन का बताइए आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। आंखें बन गई, इसका t बाई टू, इसका भी t बाई टू, ठीक, आंखें मतलब चश्मे, ठीक है, लोग इसके भी मजे ले लेंगे। हाँ, तो t बाई टू आएगा। तो अब अगर ये t बाई टू जनरेट हो रहा है, तो यानी एक्सप्रेशन क्या डेवलप होगा, ध्यान देना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t बाई टू डिवाइड बाय t प्लस 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट डिवाइड बाय t इंटू t बाई टू। फाइनल एक्सप्रेशन ध्यान दियो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो डेवलप हुआ है, 1/4 ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक। ये एक्सप्रेशन अपना डेवलप हुआ है। एक मिनट रुकना है, हाँ, ये अपना एक्सप्रेशन डेवलप हुआ, मतलब अपन ने अब तक क्या निकाल लिया, तो वी हैव कैलकुलेटेड द यू एवरेज एज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये अपना अब तक डेवलप हुआ। अच्छा, अब दो बातें यहां पे जो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज लिख रहा हूं, जिनको यूज करने से अपना काम थोड़ा आसान हो जाता है, और ये कई बार आता है इसलिए याद हो जाता है। एक तो ये कि ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, वेलोसिटी सिलेक्टर से पीक वैल्यू का रिलेशन निकलता है, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली हम मीडियम पे भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, मीडियम का डिस्कशन पॉइंट नहीं है ये, तो जो भी एक्सप्रेशन डेवलप होगा उसका इंपैक्ट मीडियम का एट दी एंड होता है, बीच में नहीं है, वैक्यूम मान के सब कुछ डील हो रहा है। एक तो रिलेशन ये हो गया, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/√μ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट विच डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ द मीडियम। अरे स्पीड ऑफ लाइट से कौन भाग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी किससे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये रहे दोनों के कंपोनेंट। कोर मीडियम की प्रॉपर्टी किसका, वैक्यूम का। वैसे मीडियम बदल दो तो म्यू और एप्सिलॉन नॉट, मतलब सॉरी जो म्यू और एप्सिलॉन है वो चेंज हो जाएगा, मीडियम का स्पीड भी चेंज हो जाती है, ठीक है।
पढ़ते हैं उसमें रे ऑप्टिक्स में, स्नेल्स लॉ के आने के बाद। ठीक, चलिए। अच्छा, अब ये दोनों जैसे ही आप यहां पर यूज करके सब्सटीट्यूट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा जो इसके बाद का स्टेप डेवलप होगा वो क्या है, सुनना भाई ध्यान से। ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर को ऐसे ही लिखता हूं। ये जो पूरा फैक्टर नहीं दिख रहा है, ये वाला ये फैक्टर किसके बराबर है? ये इसी के बराबर है, इक्वल है इसी के। अबे दोनों में एनर्जी होगी ना, तो दोनों में जो एनर्जी की डेंसिटी होगी, एनर्जी की बात नहीं कर रहा, दोनों में जो एनर्जी की डेंसिटी होगी तो सेम नहीं होगी दोनों में। ठीक है, अबे है तो एक ही, जो भी मिलाना था मिल गया, मिलके एक ही बना। ठीक, तो ये दोनों है सेम। अच्छा, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूं 1/4, वो पुट करके देख लो, वो ऐसे मत मानो, मेरे कहने से मत मानो। ये और ये दोनों यूज करो। जैसे यहां पे बी नॉट की जगह पे क्या लिख दोगे, तो यहां बी नॉट की जगह पे लिख दोगे ई नॉट बाय सी। क्या बोला मैंने? बी नॉट की जगह पे क्या लिख दोगे? ई नॉट बाय सी। और सी की जगह पे ये पुट कर दो, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। अपने आप ये वाला एक्सप्रेशन इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उसी को दोबारा लिख देते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब इसको दो बार लिखेंगे तो ये आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, ये है यू एवरेज। कॉन्फिडेंस से फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आप भी कॉन्फिडेंस से यूज कर पाए। बुक्स में वो अनसर्टेन तरीके से छिपा के रिजल्ट देना कि साहब पता ना चल जाए किसी को कि क्या लिखा है एग्जाम में दोनों तरफ से अपना चित भी अपनी पट भी अपनी, वो वाला चीज है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अच्छा जी, अब एक रिलेशन है ई नॉट बाय √2 इज ई आर एम एस। अच्छा, यही एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जा सकता था, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये भी रिजल्ट है, ये पहला रिजल्ट है और ये दूसरा। अब एक ही बात है ना, जब इसको तुमने इसके फॉर्म में रिप्लेस किया तो इसको इसके फॉर्म में रिप्लेस नहीं कर सकते थे, तो रिजल्ट आता। अच्छा, अब ये वाला जो फैक्टर है ई नॉट बाय √2 ई आर एम एस के बराबर पुट कर सकते हैं। इसको उठा के अपने अगर ये रिजल्ट में सब्सटीट्यूट कर दें तो यू एवरेज यानी एनर्जी डेंसिटी की जो एवरेज वैल्यू है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? √2 ई आर एम एस का होल स्क्वायर है भाई, ऐसा लिख सकते हैं। इधर आ जाता हूं, लिखने में भी तकलीफ हो रही है और दिख भी नहीं रहा। तो इसको अगर लिखें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट √2 का स्क्वायर करेंगे 2 ई आर एम एस स्क्वायर। 2 कट गया, फाइनल फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। वही बी के फॉर्म में भी हो सकता है, यह है यू एवरेज। ठीक, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। यानी अगर आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या तो बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, और इसी में अगर आरएमएस के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो ई नॉट ई आर एम एस स्क्वायर या बी आर एम एस स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ठीक है, वो वैसे भी आपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ा है एनालॉजी कि 1/एप्सिलॉन नॉट इज म्यू नॉट। तो जहां एप्सिलॉन नॉट दिखे वहां 1/म्यू नॉट लिख, जहां म्यू नॉट दिखे वहां 1/एप्सिलॉन नॉट लिख, बस। ठीक, वो एनालॉजी है। तो ये दो रिजल्ट जो हैं यहां पे इंपॉर्टेंट तरीके से निकल के आए। अब चलते हैं वापस अपने उसी पॉइंट पर और यहां इनको भर देते हैं। तो अभी जो रिजल्ट हमें मिला है उसमें यू एवरेज इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। यही रिजल्ट आप बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो रिजल्ट बन जाएगा 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, और ये जो दूसरा रिजल्ट है वो बन जाएगा बी आर एम एस स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ठीक, ये रिजल्ट बन जाएगा। अब ये दो रिजल्ट याद रख लिया अपन ने, काम हो गया अपना। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट टर्म की तरफ, एंड द नेक्स्ट टर्म इज इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत ही बेसिक तरीका है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एवरेज एनर्जी डेंसिटी को निकाला, जिसका फॉर्मूला मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिस मान के चल रहा हूं, उसी के फॉर्म में सारे रिजल्ट लिख रहा हूं। तो वो था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एंड आरएमएस के फॉर्म में हाफ हटा दें तो वो ई नॉट आरएमएस स्क्वायर बन गया। कैसे डिराइव किया, ये पूरा प्रोसेस देखा अपन ने। अच्छा, अब ये है तो एनर्जी डेंसिटी ही, और एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी? तो वो होगी जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, बहुत ही लेमन टर्म में सोचते हैं, चाहिए क्या? इंटेंसिटी। भाई चाहते तो ये रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, काम उतना ही है, रिक्वायरमेंट उतना ही है।
लेकिन हम तब भी एक प्रोसेस, एक स्टेप से वहां पर क्यों आ रहे हैं? बिकॉज खुदा न खास्ता कहीं भूल गए, ठीक है, ऊपर वाले की दया से अगर भूल गए एक ही, तो प्रोसेस कैसे लेकर वहां पहुंचना है वो याद रहेगा, ठीक है। तो अब इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर अपॉन एरिया, ठीक है। इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया है। अब इसको थोड़ा और अगर स्प्लिट करें तो पावर का मतलब क्या होता है? तो पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये हो गया पावर, पर यूनिट एरिया, ये हो गया इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे चाहिए ये चीजें, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। लेकिन मेरे पास एनर्जी पर यूनिट एरिया नहीं है, मेरे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो उसी से कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। अच्छा, यहां मैंने लेंथ मल्टीप्लाई किया और यहां पे मैंने लेंथ डिवाइड किया। इस वाले एक्सप्रेशन में लेंथ को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सी वी ऑल नो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कोई 2D फिगर तो है नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? एनर्जी का। प्रोपगेशन है किसका? एनर्जी का, ठीक है। तो फैली हुई चीज है, तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, एरिया में थोड़ी, ठीक। तो कैसे उसको मैनेज किया? लेंथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब नीचे जो एरिया इंटू लेंथ है ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो यही रिजल्ट आपको नहीं लगता कि कुछ हमारी जो गिवन क्वांटिटी है, जो पहले से प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है, उससे कनेक्ट हो जा रहा है? यस, देखना कैसे। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज म्यू एवरेज, सॉरी यू एवरेज, वो म्यू इतनी आदत हो गई ना, कोई नहीं, इज यू एवरेज। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज यू एवरेज एंड लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होगा? जो बच गया भाई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो हो गया, अब क्या बचा? लेंथ और टाइम बचा। लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, यानी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो इफ यू वांट टू फाइंड द इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ये है इंटेंसिटी, ठीक है। ये इंटेंसिटी है, सिंपल सा फॉर्मूला, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। वापस चलते हैं उसी जगह पे और यहां पर इंटेंसिटी की जगह पर लिख देते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। और ये बात मैं क्लैरिटी से बता दूं कि हम ये रिजल्ट आरएमएस और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते थे, ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने डिराइव करते टाइम पूरा बता दिया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब आप देख लो उसके बाद, ये इंटेंसिटी हो गई। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स में उसमें है मोमेंटम। यस, आपने सही सुना, मोमेंटम। कौन कैरी कर रहा है मोमेंटम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी कर रही है मोमेंटम। सी, अगर कोई बोले कि कार आ रहा, कोई कार भगाता हुआ लेके जा रहा है, तो यस, कार कंटेन्स मोमेंटम। वो दिखेगा कि हाँ भगा रहा है, किसी स्पीड में है, तो वो लगता है कि मोमेंटम कैरी कर रहा है, ठीक है। कोई बच्चा दौड़ता हुआ गया, दीवार से भिड़ गया, पता चलता है मोमेंटम कैरी कर रहा है। अबे ये तो वेव है, वेव मोमेंटम कैरी करती है। यस, हाँ, उसका इंपैक्ट देखने के लिए अब सेम तरीका नहीं यूज कर सकते जो मैटर के लिए कर रहे थे। सिंपल, एक मेटालिक प्लेट ली, उसके ऊपर एक आपने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराई और उसकी वजह से करंट भागने लगा, जो ड्यूअल नेचर में पढ़ेंगे। ये इंपैक्ट है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इट्स लाइक, थिंक अबाउट दिस, इसको इस तरह से सोचें, जैसे कहीं जाली है और जाली पे धूल है, आप उस पर हाथ मारेंगे तो धूल उड़ती भी नहीं जाती। तो वैसा ही एक समझ लीजिए और क्रिएटेड है किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी ऐसे सरफेस पे गिरे जहां पर अपना इंपैक्ट शो कर सकती है, जहां पे अपना इंपैक्ट शो कर सकती है, तो हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये एक सरफेस लिया और इस पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे गिरी जिसकी एनर्जी यू है और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक। ये मेटल सरफेस है और ये जो मेटल सरफेस है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी वापस जाने ही नहीं देता। तो इस केस में जो मोमेंटम कैरीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो है u बाय सी। इसमें u क्या है? द एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
नीचे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये u वो एनर्जी डेंसिटी नहीं है, इसे ध्यान देना, उसको स्मॉल u से डिनोट किया था, ठीक है। ये कैपिटल U है, एनर्जी कैरीड, ठीक है। तो एनर्जी कैरीड बाय पर यूनिट आपका स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज मोमेंटम कैरीड। लेकिन ध्यान देना, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग हो, कोई भी एनर्जी वापस नहीं गई, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए एक और मेटल सरफेस है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रही है। इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, गिरी, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराकर चली गई। यानी ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, एब्जॉर्बिंग नहीं, कैसा है, रिफ्लेक्टिंग, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग बोलने का मतलब यही है, पार्शियल रिफ्लेक्टिंग थोड़ी कोई बोलेगा, अब फिर तो कितने स्टेट हो गए रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग बोलने का मतलब कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है। यहाँ पे एनर्जी यू लेके आया, यू लेके चला गया, स्पीड ऑफ लाइट c, तो अब जो मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने कैरी किया वो होगा 2u/c। ये आपको पता है, ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, तो ये आप पढ़ते हो लॉज ऑफ मोशन में, सेकंड लॉ पढ़ते टाइम। मान लीजिए आपने कोई बॉल उठाई और ऐसे दीवार पे दे मारी, वो बॉल गई दीवार पे टकरा के गिर गई, एक केस ये वाला। दूसरा केस, बॉल गई इलास्टिकली, ये टकरा के वापस चली गई, कौन सा केस, ये वाला। और एक और केस होता है एंगल वाला, वो जहाँ पे आपने ऐसे कोई सरफेस लिया, बॉल फेंकी, ये आई, ए टकरा के ए चली गई, यानी आई एंगल पे और गई एंगल पे, ये एक केस हो गया, ठीक है। वो इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं ड्यूअल नेचर में करूँगा, ठीक है। बट डोंट वरी, वो आप मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी है, ठीक है। बट अभी जिस चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं उस पे आते हैं। तो यहाँ जो मोमेंटम कैरी करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव p, स्मॉल p से डिनोट कर रहा हूँ, इज डिफाइंड एज u/c फॉर अ कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस, एब्जॉर्ब करने वाली सरफेस। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम देख रहे हैं कितना है फॉर अ कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पे सरफेस ने पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया, तो फॉर्मूला बन जाता है 2u/c, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसमें उठाते हैं, दैट इज रेडिएशन प्रेशर। व्हाट इज रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, उसको भी डिराइव करना पड़ेगा, रेडिएशन प्रेशर क्या है। चलिए, तो अब बात करेंगे रेडिएशन प्रेशर की। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर कोई मोमेंटम कैरी कर रहा है तो सरफेस पे इंपैक्ट जनरेट करेगा, इंपैक्ट जनरेट करेगा तो प्रेशर जनरेट करेगा, फोर्स लगेगा तभी तो, है कि नहीं भाई। अगर मोमेंटम कैरी कर रहा है तो फोर्स जनरेट कर रहा होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोमेंटम कितना होगा, u/c। मोमेंटम कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज u/c, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे इस मोमेंटम से कहाँ पहुंचना है, रेडिएशन प्रेशर पे। वही रेडिएशन प्रेशर मतलब वही प्रेशर, बट किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो नॉर्मल तरीके से नाम नहीं दे सकते, सिर्फ प्रेशर बोल के छोड़ देंगे तो ये तो आप वो सोचेंगे कि भैया पानी रखा हुआ है बड़े टैंक में और कितना प्रेशर लगा रहा है, वो सब सोचने बैठ जाओगे आप तो, ठीक है। बट इसका तरीका समझने का अलग है ना। तो रेडिएशन प्रेशर कैसे निकालेंगे, मोमेंटम इज u/c। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइम डिवाइड किया, यहाँ पे टाइम डिवाइड किया। भाई जितनी देर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेटल सरफेस से इंटरैक्ट कर रही है, ठीक है, यही तरीका होता है ना। क्या हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी मॉलिक्यूल सरफेस से टकराया और टकरा के वापस गया, तो ये पढ़ते टाइम हमने यही तरीका अपनाया था वहां प्रेशर निकालने का। तो यहाँ पे भी यही तरीका अपनाते हैं, पहले मोमेंटम पे बात करते हैं u/c, फिर उस कितनी देर के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस मेटल सरफेस से कांटेक्ट में थी, तो टाइम t के लिए, वो टाइम t दोनों जगह डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो जब हम मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डोंट यू थिंक ये फोर्स बन जाएगा। और जब हम फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो ये रेडिएशन प्रेशर बन जाएगा। यानी रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा u/c, ये हो गया मोमेंटम, डिवाइड बाय t, ये हो गया टाइम, मेक्स इट फोर्स, डिवाइड बाय एरिया, ये हो गया रेडिएशन प्रेशर। क्या हो गया, ये रेडिएशन प्रेशर। अच्छा, अब इसमें आप नोटिस करिएगा ये क्वांटिटी को, जस्ट नोटिस ऑन दिस क्वांटिटी, ये व्हाट इज दिस। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी, इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी। तो रेडिएशन प्रेशर इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी पर यूनिट टाइम। ध्यान दीजिएगा, हमने ये रेडिएशन प्रेशर किस सरफेस के लिए निकाला है, रिफ्लेक्टिंग या एब्जॉर्बिंग, बोल भाई, एब्जॉर्बिंग। तो अगर एब्जॉर्बिंग के लिए मोमेंटम लिखा, तो रेडिएशन प्रेशर भी किसका होगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने के लिए, तो आंसर हो गया I/c। लेकिन अगर मैं तुमसे यही पूछूं कि रेडिएशन प्रेशर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, तो जल्दी से आंसर बताएंगे भाई, 2I/c। धोखा देता है, पूछता है और लिख देता है,
ठीक है, तो 2I/c। वापस गए, यहां पर लिखा रेडिएशन प्रेशर, तो रेडिएशन प्रेशर फॉर अ कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस इज I/c एंड रेडिएशन प्रेशर फॉर अ कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 2I/c। यानी मोमेंटम, रेडिएशन प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, आरएमएस पुट करके क्या मिलता है, इंटेंसिटी। ये चार चीजें मुझे याद होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है। अरे बाकी भी याद होंगे, ऑब्वियसली बाकी चीजें भी याद रखनी है, आपको स्पेक्ट्रम भी याद रखना है, रेंज भी याद रखना है, बट इट डजंट मीन कि ये सारी चीजें आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये दो, कम से कम मैं आपको बताऊं, 3 चैप्टर में ये चीजें हैं अलग अलग जगह पर, ठीक। तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, टेक इट सीरियसली, ठीक। एक वेव, देन वेव ऑप्टिक्स, एंड देन दिस, और एक और जगह है आपका ड्यूअल नेचर, जहां पे आप स्पेसिफिकली वेव पे फोकस्ड हो, उनके टर्म्स पे बात कर रहे हो। हाँ, वेव अलग अलग तरीके हैं, कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहीं मैटर वेव है, लेकिन उनके लिए भी इंटेंसिटी है, उनके लिए भी पावर है, ठीक है। मे बी रेडिएशन प्रेशर ना हो, बट तो जो अभी टर्म्स आपको बताए दे आर इंपॉर्टेंट, एंड इनको मेमोराइज करना, फॉर्मूला शीट में रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ लीनियरली पोलराइज्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। 2 स्टेटमेंट हैं, उसमें अपने को बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट, 2 हैं, कौन कौन से, क्या 2 ही हैं, तो हमें बताना है कि ट्रू फॉल्स, जो मतलब आपके 4 ऑप्शन हैं, पढ़ते हैं फिर देखेंगे आंसर। तो पहला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव इक्वल एवरेज वैल्यूज। क्या भैया, सही है कि गलत? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, द ई एंड बी हैव इक्वल एवरेज वैल्यूज, सही है कि गलत है? तो भैया येलो कलर, ओहो, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलिए, क्या ई और बी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होंगी? क्रिटिकल है, मुश्किल चीजें जो पूछा है सिर्फ वही आंसर करना होता तो वो तो क्वेश्चन होता ना बेबी, ये क्वेश्चन नहीं, ये तो प्रैक्टिस है, ये तो सीख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं माइंडसेट। क्या ई और बी, मैं बोल रहा हूं 2 मिनट के लिए, क्वेश्चन छोड़, फंक्शन देख, ये फंक्शन देख, और मुझे फंक्शन देख के बता, क्या ई और बी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होंगी, यस और नो? तो ई और बी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, याद है एवरेज निकालने का तरीका, कि पहले ई उठाओ, फिर डी टी मल्टीप्लाई करो, फिर एक साइकिल के लिए लेके जाओ, और फिर टी से डिवाइड कर दो, यही तरीका होगा। बट मैं बिना किसी दिक्कत के कह सकता हूं कि ये वैल्यू 0 होगी। क्यों? सिंपल, साइन और कॉस फंक्शन का एवरेज फॉर 1 साइकिल 0 होता है। वी नो द कर्व। नहीं भाई, नहीं पता आपने वो कर्व है? बताइए, मास्टर फिर बना रहा है कर्व, ये कर्व है, बड़ा ही गंदा बना है, ये कर्व है ना, ये साइन थीटा वर्सेस थीटा का कर्व है। अगर कोई बोले कि एक साइकिल, ये पूरी एक साइकिल हुई, एरिया अंडर द कर्व बोल, तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया, नेट एरिया क्या आएगा भैया? 0। तो एरिया अंडर द कर्व साइन थीटा वर्सेस थीटा में 0 आएगा। इसका मतलब हमारे एवरेज वैल्यू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इस फंक्शन के हिसाब से देखें, ये फंक्शन, तो एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, यानी दोनों सेम है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, और कोई कलर यूज करे, ठीक है, पहला करेक्ट है। सेकंड आइए, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी हैव इक्वल एवरेज वैल्यूज। ये तो हमने डिराइव किया भैया, दिस वी हैव डिराइव्ड, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू क्या है? सेम है। ये तो डिराइव किया अपन ने, तभी तो देखो ना वो 1/4 1/4 1/2 बन गया था। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें सेम लिखी हुई थी, यानी ये भी करेक्ट है। यानी अपना आंसर क्या होगा? फर्स्ट, बोथ ट्रू। ठीक, बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट में लिख के, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा सवाल। चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं,
लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 40 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कभी कभी आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो सकता है जो टर्म्स वहां पे लिखे हों वो आपके लिए नोन ना हो, घबराने का नहीं, यूनिट देख ले। एट द एंड तो ये भी जुगाड़ ही है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव का जुगाड़ है, ये कोई फर्जी जुगाड़ नहीं। तो लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 40 वॉट पर, यानी आप एक बार खुद सोचो, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अपने। क्या लिखा है ये एनर्जी फ्लक्स, यूनिट देख के तो लग रहा है कि पावर अपॉन एरिया है, और पावर अपॉन एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी। बट तब भी मैं इसको इंटेंसिटी मानूंगा नहीं, क्योंकि ये इंटेंसिटी 40 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, कन्वर्जन करना पड़ेगा ना, वो देखते हैं। अगर हाँ अब आगे जाके कहीं बीच में जरूरत नहीं पड़ती है, यूनिट्स कट जा रही हैं, तो अलग बात है। ठीक है, फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए पढ़ना था, फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस, जैसे हमने केस किया भाई। ठीक है, मैं वैसे भी मेरा हर बार यही होता है कि जो भी लेक्चर सीरीज में बनाता हूँ, जब वो पूरा लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाता है और सारे तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज दैट वी टेक व्हाटएवर इज लेफ्ट। अलग चीजें क्या है, जैसे आपको याद होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले लेक्चर में मैंने जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट था, वो जब टॉपिक पढ़ाया तो बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, फिर जब उसको मेंस और एडवांस के हिसाब से सोचा तो बेंड किया, कट किया, मल्टीपल फेसेस किए, ठीक है, सब किया उसमें। चलिए, तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी हमें गिवन है 40 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट याद रखेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस पे है और नॉन रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, यानी 2 टाइम्स नहीं होगा, 1 टाइम ही होगा। इफ द सरफेस हैज एन एरिया, यानी एरिया भी दे दिया, सरफेस का एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रही है उसका जो सरफेस एरिया है, जहाँ गिर रही है, जैसे ये लाइट यहाँ में लगा रखी है, अब ये लाइट यहाँ आ रही है, गिर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये गिर रही है, तो ये एरिया है। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड द फोर्स, क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग अ 30 मिनट टाइम स्पैन। ठीक है, 30 मिनट टाइम स्पैन के अंदर, 30 मिनट टाइम स्पैन, 30 मिनट तक वो गिरती रही, फोर्स एक्सर्ट करती रही, कंटिन्यूस गिर रही है भाई। ये तो मैं हिट किया लाया, हिट किया लाया, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल, धर 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 धर, बीच में गैप थोड़ी होगा। ठीक है, तो 30 मिनट के लिए प्रोसेस चलती रही और वो एवरेज फोर्स हमें निकाल के देनी है। तो एवरेज फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा, सिंपल है। अगर मैं ये जानता हूं कि रेडिएशन प्रेशर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये पता है, और प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है, रेडिएशन प्रेशर भी क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द इंटेंसिटी इन दिस केस, कितनी इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी का मतलब पावर अपॉन एरिया, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो वो हो गया 40, लेकिन यूनिट क्या थी याद है, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया किससे, एरिया से, एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सिंपल। अब आप नोटिस करिए सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, इसीलिए ये तकलीफ नहीं देगा, मेक सेंस, इसीलिए ये जो पॉइंट है ये आपको तकलीफ नहीं देगा, समझेंगे इस बात को। ठीक, चलिए एक मिनट, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। ठीक है, तो 20 × 40 800 एंड 10⁸ ऊपर जाएगा, 10⁻⁻8 बचेगा, 10⁻⁻6 और 8/3 यानी 2.66667, राउंड ऑफ करते हैं 3 डिजिट तक, तो 2.67, ठीक है, 2.67 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन इज द फोर्स एक्सर्टेड। फोर्स बहुत बड़ा नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर वो कट रहा है, एक बार चेक कर लेने दीजिए, जो नीचे दिख रहा है क्या आंसर पूरा, चलो थोड़ा सा ही कट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कभी ऐसा कुछ हो तो कमेंट में लिख दिया करें, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाते टाइम ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलिए, तो 2.67 10⁻⁻6 न्यूटन ये फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया PYQ। ठीक है, अब आते हैं PYQs पे, कि अभी हमने जो दो सवाल किए, देखिए 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे,
एनर्जी डेंसिटी यानी एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी, मोमेंटम, रेडिएशन प्रेशर, और बीच में फोर्स भी आ गया और इंटेंसिटी पे भी चर्चा हो गई, ठीक है, उसको इंक्लूड करके। चलिए तो पी वाई क्यूज पे आ गया। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, देन द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो पी वाई क्यूज हैं ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड नहीं है। ये जो इस पूरे लेक्चर में हमने इससे पहले भी जो पढ़ा, लॉरेंस फोर्स पढ़ा, ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर का रिजल्ट यूज़ करके जो पॉइंट लाए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो पढ़ी कि फेज डिफरेंस जीरो होता है, और ये सारी चीज़ें वो भी यूज़ करेंगे, तो पी वाई क्यूज में वो भी होंगे। अब नीट 2022 का क्वेश्चन है ये डेटा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चाहिए। चलिए तो सबसे पहले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए जो फंक्शन कॉस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। तो बी तो नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे साइन है, ठीक है, सी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए वहां पे साइन है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, साइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यानी बचा क्या, ए और डी। ए और डी में देख लीजिए अंदर कोई चेंज है, नहीं, कोई चेंज नहीं दिख रहा मुझे, जैसा यहां लिखा है वैसा लिखा है, इसका मतलब ऑप्शन में ए और डी दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या बच जाता है, तो वो जो फैक्टर आपको दिख रहा है बाहर वाला, वही अलग है, तो अब उसको निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां जो लिखा होता है, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये वाली, ठीक है, ये जो क्वांटिटी ये जो लिखी हुई है, ये पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है 3 × 10⁻⁸ टेस्ला, ठीक है। अब आगे जा, अगर मुझे फंक्शन लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन में पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एंड पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्पीड ऑफ लाइट। आरएमएस चाहिए तो आरएमएस मिलेगा, आरएमएस पुट करोगे तो आरएमएस मिलेगा, पीक पुट करोगे तो पीक में, तो पीक बी का रखा तो पीक ई का मिलेगा, तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। अच्छा, अब बी नॉट क्या है, तो बी नॉट की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸, और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸, तो ये तो कट गया, तो सीधा कितना आएगा 9, तो 9 आ गया, यानी अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक, नीट 2022 का सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है एन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन ए मीडियम विद अ वेलोसिटी वी आई कैप, ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी जो दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो है वी आई कैप। वी आई कैप उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी वेक्टर है, आई कैप क्या है उसका डायरेक्शन है, और वी जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड। द इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ध्यान क्वेश्चन पर रखिएगा, द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ईएम वेव इज अलोंग वाई एक्सिस, यानी इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका भी डायरेक्शन दे दिया उसने बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सिर्फ डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो कहां है वो, अलोंग वाई एक्सिस यानी जे कैप। ये भी मैंने आउटकम निकाल दिया भाई, सिंपल। मुझे सवाल दिया, मैं उसके लिए जो जो चीजें गिवन है उसको पहले आइसोलेट करता हूं। तो वेलोसिटी जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो वेलोसिटी वेक्टर था वो मैंने लिख दिया। अब मुझे उसने जो डायरेक्शन दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मैंने छाप दिया। अब क्या पूछ रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव विल बी अलोंग। सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, ठीक है, जब भी, तो जल्दी से पहले ई बी और वी लिख दे। ई से ई क्रॉस बी वी देता है, वी बी क्रॉस वी ई देता है, और वी क्रॉस ई बी देता है पॉजिटिव साइकिल में। यानी अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझे वी क्रॉस ई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वी क्रॉस ई, ठीक है। अब व्हाट इज वी आई कैप, व्हाट इज वी आई कैप, व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वो जे कैप है। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, के, और के मतलब क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ऐसा सवाल जब भी दिखे सीधा ये आ जाना चाहिए मन में, साइक्लिक रूल, खत्म बात। कभी कभी फंक्शन वाले क्वेश्चन भी आप देखेंगे उसमें ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई, वो यू की जगह ई लिखा है इसने, फॉल्स नॉर्मली, यानी ई नॉर्मली फॉल करता है ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है परफेक्टली, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, पहले दिमाग में बैठा ले। अरे जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन करते हो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं होता कि जैसे आप सवाल लगाने बैठते हो तो अगर वो बबल, सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चन में बबल और सोप दे दिया तो आदमी पहले से 2 टाइम्स सोचने लग जाता है। हाँ, वहां गड़बड़ाने का मामला हो सकता है, ठीक है। वाटर ड्रॉप, वो एक्वेरियम के अंदर देखा है एयर बबल्स होते हैं, एयर बबल,
ठीक है, एक ही सरफेस होता है उसमें। ये फंस गया, यहीं फंस गया, ठीक है। इसलिए वहां ये सब चीजें बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बोलनी बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए, अब यहाँ ई नॉर्मली फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन है द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस इज व्हाट। अच्छा जी, तो हमने मोमेंटम के केस में लिखा था कि अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो 2 टाइम्स होता है, और इंटेंसिटी के फॉर्म में अगर हम अगर हम एनर्जी के फॉर्म में अगर बात कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं 2u/c, और यहाँ पे E लिखा है यानी 2e/c, सिंपल। कौन सा आंसर है? थर्ड वाला। तो 7th का अपना, थर्ड का जो आप मतलब आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ, व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम, ठीक है, व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम, relative permittivity epsilon r and relative permeability mu r, the velocity of light v is given by, ठीक है। velocity of light कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, देखिए वो आपको ये सारी चीजें जो गिवन हैं क्वेश्चन के अंदर उसको यूज करके बोल रहा है ये निकाल के। तो मतलब सबसे पहले हमारे पास v हमें चाहिए, क्योंकि रंग बदल लें पेन का, ठीक है। देखिए स्पीड ऑफ लाइट c गिवन है, जो स्पीड निकालनी है वो v है, वो चाहिए अपने को, एप्सिलॉन r और म्यू r गिवन है। अच्छा, अब सबसे पहली बात, जब हम स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में डिफाइन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/√μ एप्सिलॉन। ये म्यू क्या है? ये है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इसको अगर सब्स्टिट्यूट करें तो म्यू की जगह पे लिखेंगे μ0 इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन की जगह पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/√μ r एप्सिलॉन आर, स्प्लिट किया, अलग अलग कर लिया, बस इधर देख ले, ये अलग अलग किया, लिखा वही था, ठीक है। इसको यहां से कैसे लाए वो समझना पहले। वो म्यू को, वो मीडियम का था तो वैक्यूम इंटू पर आपका रिलेटिव, सेम वैक्यूम इंटू रिलेटिव, ये बन गया। अब ये जो पहली क्वांटिटी ये वाली है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पे डेवलप होगा? वो होगा c/√μ r एप्सिलॉन r, ठीक है। यानी 8th का 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। 8th का जो 4 ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 2022 का सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद के वीडियो में वही फोकस करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उस पर बात करते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट है तो डिस्कशन होगा सीधा सीधा, मैं बोलता जाऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगते हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एनसीईआरटी में से क्या इंपॉर्टेंट था, किन्हीं अच्छी बुक्स में से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे उनको सेग्रीगेट करके यहाँ पे रखा, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस होंगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। मैं अभिषेक गौतम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ आपसे दोबारा मिलूंगा। बाय।